हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिएगा, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम मध्य प्रदेश सिविल जज का फुल मॉक टेस्ट 2 हिंदी मीडियम में होगा। ठीक है, जो 150 क्वेश्चन जो हमारे मध्य प्रदेश सिविल जज के प्री एग्ज़ाम में आने वाले हैं, बिल्कुल डिक्टो वही पैटर्न हमने अपनाया है। ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, और प्री एग्ज़ाम का फंडा यही होता है कि आप जितने एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, आपकी फ्रिक्वेंसी, आपके करेक्शन जो होगा एग्ज़ाम में वो उतना ही ज़्यादा होगा, टाइम अटेम्प्ट करने का जो होगा उतना ही कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सीआरपीसी से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दंड प्रक्रियाशीलता का विषय भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये कहाँ पर आता है? समवर्ती सूची में आता है। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 का 25वां को राष्ट्रपति का अनुमोदन कब प्राप्त हुआ था? तो कब अनुमोदन प्राप्त हुआ था? ये हुआ था भाई 23 जून 2005 को। नेक्स्ट है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदेश पारित कर सकता है। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कितना दंडादेश पारित कर सकता है? ये कर सकता है 7 वर्ष से अनधिक कारावास की सजा दे सकता है। मतलब कितनी? 7 साल तक के कारावास की सजा ही दे सकता है, इससे ज़्यादा की नहीं। फिर है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? तो कौन सी धारा है? ये है धारा 44। नेक्स्ट है किसी दस्तावेज अथवा वस्तु के लिए तलाशी वारंट कौन जारी कर सकता है? तो कोई न्यायालय। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता? तो पत्नी जो स्वयं के भरण पोषण में असमर्थ हो कर सकती है, बिल्कुल। माँ अथवा पिता जो स्वयं के भरण पोषण में असमर्थ हो बिल्कुल कर सकते हैं। बेशक वैवाहिक पुत्री स्वयं के भरण पोषण में असमर्थ हो ये नहीं कर सकती। ठीक है, आवश्यक अवैध पुत्री स्वयं के भरण पोषण में असमर्थ हो तो वो भी कर सकती हैं। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 142 के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट को क्या जारी करने का अधिकार होता है? तो क्या जारी करने का अधिकार होता है? सेक्शन 142 ऑफ सीआरपीसी में तो ये जारी करता है जांच लंबी रहने तक का व्यादेश जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अन्वेषण के दौरान धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस द्वारा लिपिबद्ध कथन क्या होंगे? तो ये केवल साक्षी के साक्ष्य के विरोधाभास साबित करने के हेतु प्रयुक्त किए जा सकते हैं। फिर है भारत के एक नागरिक द्वारा भारत से बाहर एक अपराध किया जाता है। ऐसा अपराध पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व अनुमति से भारत में जांच अथवा विचारण किया जा सकता है? तो किसकी अनुमति चाहिएगी? भैया अनुमति चाहिएगी केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे परिवाद मामले में, मतलब कंप्लेंट जो मामले होते हैं में मजिस्ट्रेट को यदि प्रतीत हो जाता है कि उसी अपराध के संबंध में पुलिस अन्वेषण कर रही है तो निम्नलिखित में से कौन सा आदेश एक मजिस्ट्रेट धारा 210 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत पारित कर सकते हैं? तो क्या दे सकता है वो आदेश दे सकता है कि उस परिवार पर जांच या विचारण को स्थगित कर दूं। ठीक है, क्या कर देगा? उस परिवार पर जांच या विचारण को स्थगित कर देगा। अन्वेषण अधिकारी से क्या मंगा लेगा? रिपोर्ट अपने पास मंगा लेगा कि भाई जो रिपोर्ट आपने बनाई है वो हमारे पास ले आओ। तो 2 और 3 दोनों कर सकता है। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अभिवचन का संप्रणन के लिए आवेदन कौन प्रस्तुत कर सकता है? तो अपराध का अभियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 का प्रयोजन, मतलब पर्पस क्या है? तो अभियुक्त को व्यक्तिगत तौर पर साक्ष्य में उसके विरुद्ध की जा रही परिस्थितियों को स्पष्ट करने में समर्थ बनाना है। ठीक है, कि वो स्पष्ट कर दे, वो स्पष्टीकरण दे दे। फिर है धारा 358 के अंतर्गत सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसे प्रतिकर प्रदान किया जा सकता है जिसकी अधिकतम राशि कितनी होगी? अधिकतम राशि निराधार गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के द्वारा कितना पैसा मिल सकता है? 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले आदेश के विरुद्ध वह व्यक्ति क्या होगा? धारा 373 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सेशन न्यायालय के समक्ष क्या अपील प्रस्तुत कर सकता है? नेक्स्ट है जमानत नियम है, कारागार अपवाद है। यह कथन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा
दिया गया था, तो कहाँ पर दिया गया था? मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य के केस में दिया गया था कि भाई जो जमानत है वो रूल है और जो कारागार है मतलब जेल में रहना उसका एक्सेप्शन है। एविडेंस एक्ट के क्वेश्चन है, देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 के अनुसार अधिनियम कब परिवर्तन में आया था, कब परिवर्तित हुआ था? तो ये हुआ था 1 सितंबर 1872 को और इनेक्ट हुआ था 15 मार्च 1872 को। फिर है साक्ष्य का अर्थ है तथा इसमें सम्मिलित है। तो साक्ष्य का अर्थ और उसमें सम्मिलित कौन कौन से होते हैं? मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के सहित, मतलब ये दोनों। क्लियर? नेक्स्ट है रेस जस्टिस के ब्रिटिश सिद्धांत हेतु कहाँ पर सम्मिलित कर लिया गया है? भारतीय साक्ष्य की धारा 6 में इसे स्थान दे दिया गया है रेस जस्टिस को। नेक्स्ट है प्रश्न ये है कि क्या कहने किसी नियत दिन पर कोलकाता में अपराध किया था। यह तथ्य कि उस दिन क्या कहाँ था? लाहौर में था। ये सुसंगत है। किस तरीके से सुसंगत है? कि ये विवादक तथ्य को अत्यंत अधिसंभाव्य या अनअधिसंभाव्य बना देता है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गार्जियन एड एडम की आवश्यक के विरुद्ध स्वीकृति साक्ष्य होती है, ये साक्ष्य मान्य नहीं है। ठीक है, ये कथन मान्य नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 53 कै को प्रविष्ट किया गया था, मतलब इंक्लूड किया गया था, इंसर्ट किया गया था? तो आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु को साबित किया जा सकता है। तो किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु कैसे साबित की जा सकेगी? प्राथमिक अथवा द्योतक साक्ष्य के द्वारा ही की जा सकेगी। नेक्स्ट है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विषय वस्तु को साबित किया जा सकता है? तो 65B के द्वारा। एक प्राइवेट दस्तावेज क्या होता है? तो एक प्राइवेट दस्तावेज कौन सा दस्तावेज प्राइवेट दस्तावेज होता है? लोक दस्तावेज के अलावा जो भी दस्तावेज होंगे वो कौन से दस्तावेज होंगे? प्राइवेट दस्तावेज होंगे। नेक्स्ट है प्रथम सूचना रिपोर्ट सारवान साक्ष्य नहीं है, विचारण के दौरान उसका उपयोग किया जा सकता है। तो सूचना की संपुष्टि और विरोधाभास करने के लिए ही उसका कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए और उसकी पुष्टि करने के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 112 प्रावधान करती है विवाह की उपधारणा या मृत्यु की उपधारणा, जीवन की उपधारणा, धर्मस्थता की उपधारणा। तो ये किसकी करती है? लेक्टिमेसी ऑफ चाइल्ड की उपधारणा के बारे में प्रावधान करती है। तो आंसर होगा हमारा 4। विबंध को परिभाषित किया गया है। तो विबंध को कहाँ परिभाषित किया गया है? धारा 115 इंडियन एविडेंस एक्ट में इसे परिभाषित किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 1872 की किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई में उस व्यक्ति का पति या पत्नी क्या होंगे? वो सक्षम साक्षी होते हैं, अगर उन दोनों के बीच में ही क्या चल रहा है? कोई प्रोसीडिंग चल रही है। सूचक पर्सन किसके दौरान पूछे जा सकते हैं? तो सूचक पर्सन कब पूछे जा सकेंगे भाई? सूचक पर्सन सदैव प्रति परीक्षा में पूछे जा सकेंगे। साक्षी के परीक्षण की सही क्रम क्या होता है? तो पहले मुख्य परीक्षा होगी। ठीक है, पहले क्या होगी? पहले मुख्य परीक्षा होगी, फिर प्रति परीक्षा होगी और फिर पुनः परीक्षा होगी। 3 वाला सही है। फिर डिक्री का अर्थ है, सीपीसी के क्वेश्चन है, डिक्री का अर्थ क्या होता है? तो किसी न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति होती है, किंतु इसमें ऐसा कोई न्याय निर्णय शामिल नहीं होगा जिसकी किसी आदेश की अपील के रूप में अपील होती हो। तो आंसर क्या होगा हमारा? 3। नेक्स्ट है क्या न्यायालय बिना किसी अपवाद की सिविल प्रकृति के सभी वादों पर विचारण कर सकता है? तो यहाँ पर है कि नहीं, न्यायालय बिना किसी अपवाद के सिविल प्रकृति के सभी वादों पर विचारण कर सकता है नहीं भैया। अगर कुछ विचारण के लिए क्या कर दिया है? प्रोहिबिट कर दिया है कोर्ट ने, तो उनका विचारण नहीं कर सकता। आणविक पूर्ण न्याय का सिद्धांत सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के किस स्पष्टीकरण में निहित किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? स्पष्टीकरण 4 में। वाद एक ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के अंदर क्या हो? वाद कारण पूर्णतः अथवा आंशिक तौर पर क्या हुआ हो? उत्पन्न हुआ हो। फिर डिक्री पारित करने वाला न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को कहाँ पर परिभाषित किया गया है?
ये क्या गया है धारा 37 में। आज्ञा पत्र का अर्थ क्या होता है? आज्ञा पत्र किसे कहते हैं? आज्ञा पत्र का अर्थ होता है कोई आदेश या समादेश या न्याय प्रार्थना या उपयुक्त सभी। तो प्रिसिप्ट का अर्थ क्या होता है कि कोई आदेश देना। 2, न्यायालय किस हेतु कमीशन नहीं निकाल सकता? तो किसी व्यक्ति के परीक्षण के लिए निकाल सकता है क्या? बिल्कुल निकाल सकता है। बही खातों के परीक्षण के लिए भी निकाल सकता है। किसी लिपिक वर्गीय कार्रवाई संपन्न करने हैं तो निकाल सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए नहीं निकाल सकता। तो आंसर क्या होगा? 4। नेक्स्ट है, सरकार अथवा सरकारी पदासीन किसी लोक सेवक के विरुद्ध वाद संस्थित करने हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अंतर्गत नोटिस की जो अवधि होती है, तो वो नोटिस की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है भाई 2 महीने। ठीक है, और ध्यान रखना है अगर ऑप्शन में 2 महीने और 60 दिन दिया हुआ हो तो आप 2 महीने ही लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन न्यायालय किसी विवाद के पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट कर सकता है? तो सेक्शन 89 में। सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत अधिकतम कितनी धनराशि की वसूली के बाद में कोई द्रुत अपील नहीं की जा सकती? कि अगर 25,000 रुपये से कम का मामला है तो उसके लिए अपील नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत एक कैवेट के अस्तित्व में रहने की अवधि कितनी होती है? तो कैवेट दायर किए जाने की तिथि से 90 दिनों तक क्या रहती है? अस्तित्व में रहता है। न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत वाद पत्र अस्वीकृत कर सकता है यदि फाइल न किया गया हो। कितनी प्रतियों में? 2 प्रतियों में। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत समन तामील होने की तिथि के बाद लिखित कथन प्रस्तुत करने हेतु औपचारिक तौर पर किस अवधि का प्रावधान किया गया है? तो 30 दिन की अवधि में क्या लिखित कथन रिटर्न स्टेटमेंट जारी कर दिया जाना चाहिए। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 के उपनियम 1 के प्रंतुक के अंतर्गत अधिकतम कितने स्थगन दिए जा सकते हैं? मतलब कितने एडजोर्नमेंट दिए जा सकते हैं? तो कितने दिए जा सकते हैं? मैक्सिमम दिए जा सकते हैं भाई 3। ठीक है। नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 90 के संबंध में क्या सही नहीं है? तो सही नहीं है की बात कर रहा है कि यह मात्र विक्रय के संचालन से संबंधित होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट है, आईपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या कर देता है उसे दिल्ली में गिरफ्तार किया जाता है, उस पर हत्या के लिए विचारण किया जा सकता है और दोषी ठहराया जा सकता है कहाँ पर? जहाँ पर वो पकड़ा गया है, मतलब दिल्ली में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा 4। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 क्या है? ये क्या है? साक्ष्य का ही मात्र एक नियम है, कोई मुख्य अपराध का गठन नहीं करता है, केवल क्या है? साक्ष्य का ही नियम है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 65 के अंतर्गत जुर्माना न देने पर कारावास की सजा सीमित होगी। कितनी सजा हो सकती है? अपराध हेतु निर्धारित अधिकतम कारावास की अवधि के 1/4 तक। बचाव के रूप में आवश्यकता का दावा उस समय नहीं किया जा सकता जब कार्य किया गया हो। कैसे कार्य कैसे किया गया हो? जब नहीं कर सकते हम, यदि क्षति पहुंचाने के अंतर्निहित जोखिम के साथ किया गया हो। निम्नलिखित में से क्या भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दुष्प्रेरण का एक साधन नहीं है? तो उकसाना भी है, षड्यंत्र भी है और सहायता भी है, लेकिन प्रयास नहीं है। ठीक है, आंसर होगा हमारा 1। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 क्या किस अपराध हेतु निर्धारित करती है? तो ये बात करती है राजद्रोह की। धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो ये दंडनीय है धारा 153 क्या में, मतलब ए में। आपराधिक मानव वध का अर्थ क्या होता है? तो आपराधिक मानव वध का अर्थ होता है इरादे के साथ क्या करना? किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना। नेक्स्ट है, कै द्वारा किए गए प्रकोपन से उत्तेजित जुनून के प्रभाव में जानबूझकर कै के बच्चे खै की हत्या कर देता है। कै ने कौन सा अपराध यहाँ पर किया है? तो उसने हत्या की है। कै ने खै के 4 दांत तोड़ दिए। कै ने कौन सा अपराध किया? तो वो उसने क्या किया है भाई? घोर उपहति कारित की है। ठीक है, कै कुत्ते को खै की सहमति के बिना उस पर
झपटने के लिए उकसाता है। यहाँ क ने कौन सा अपराध किया है? तो उसने हमला किया है। भारतीय दंड संहिता 1860 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा धारा 376 कै को समाविष्ट किया गया था। यह धारा प्रावधानित करती है, तो क्या प्रावधानित करती है? क्या कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम में धारा 376 कै को समाविष्ट किया गया है। यह धारा किस बात के बारे में प्रावधान करती है? तो अगर बात करें 376 कै की, तो इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसके बारे में धारा 376 कै प्रावधान कर रही है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय दंड संहिता की अंतिम धारा किस अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है? तो अटेम्प्ट के बारे में प्रावधान करती है, तो किसी अपराध के प्रयास करने के लिए। आपराधिक अभित्रास के अपराध में संलिप्त होता है। जब आपराधिक अभित्रास होता है तो वहाँ पर उसमें क्या इंक्लूड होता है? तो धमकी इंक्लूड होती है। वहाँ पर कै ख की जेब में अपना हाथ डालकर उसकी जेब काटने का प्रयास करता है। ख के द्वारा जेब में कुछ ना रखे जाने के कारण कै अपने प्रयास में क्या हो जाता है? विफल हो जाता है। कै किस अपराध का दोषी है? तो उसने चोरी का अटेम्प्ट टू थेफ्ट किया है। ठीक है, क्या है? चोरी का प्रयास किया है। संविधान की उद्देशिका भारत को घोषित करती है, तो क्या घोषित करती है? कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 2 होगा। आच्छादन का सिद्धांत लागू होता है, तो आच्छादन का सिद्धांत समस्त संविधानोत्तर एवं संविधान पूर्व विधियों पर लागू होता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक व्यक्ति को अपनी पसंद से विवाह करने के अधिकार की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 21 प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार। परमादेश रिट क्यों जारी की जाती है? तो सार्वजनिक अधिकरण को अपने सार्वजनिक कर्तव्य पालन का निर्देश करने हेतु परमादेश रिट जारी की जाती है। ठीक है, आंसर होगा हमारा A1। क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को किसी व्यक्ति द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है? तो मूल अधिकारों का अभित्यंजन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता भाई। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4 होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य प्रदत्त प्रावधान अंतस्थापित किए गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्या किया गया था? मूल कर्तव्य अंतस्थापित किए गए थे, और धारा 11(3)(1) 1977 द्वारा। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा क्या कभी भंग नहीं होती है? ठीक है, ध्यान रखना है कि लोकसभा भंग हो जाती है 5 साल में, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा 4। जब किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद के कारण गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो उसका समाधान किया जाता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा। और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। और बैठक कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कहाँ पर? आर्टिकल 108 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय किसकी स्वीकृति से न्यायालय की प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं को विनियमित करने संबंधी नियम बना सकती है? तो राष्ट्रपति की। ठीक है, किसकी स्वीकृति से? राष्ट्रपति की स्वीकृति से। नेक्स्ट है, जो कुछ प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता वह अप्रत्यक्ष भी नहीं किया जा सकता। यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये है छद्म विधान का सिद्धांत। जो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते उसे इनडायरेक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, एक प्रस्ताव कॉन्ट्रैक्ट की क्वेश्चन है भाई। एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाने पर क्या बन जाता है? तो एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाने पर क्या बन जाता है? वचन, प्रोमिस बन जाता है। ठीक है, स्वतंत्र समिति से किया गया एक वैध करार जिसका प्रतिफल अपर्याप्त हो, तो वो कैसा होता है? तो वो भी अगर प्रतिफल अपर्याप्त है तो भी विधिपूर्ण होगा, क्योंकि प्रतिफल क्या होना चाहिए? वास्तविक होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संविदा विशिष्ट तौर पर परिवर्तनीय होती है? तो कैसी संविदा है जो विशिष्ट तौर पर परिवर्तनीय होती है? तो यहाँ पर जबलपुर विश्वविद्यालय में विधि पर एक व्याख्यान प्रस्तुत करने की संविदा बिल्कुल परिवर्तनीय नहीं है। विभागीय संविदा परिवर्तनीय नहीं है। कै द्वारा कै के साथ उसका माल आपूर्ति की संविदा जब कै को उसकी आवश्यकता हो, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी ऐसी संविदा नहीं है जो विशिष्ट तौर पर परिवर्तनीय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो प्रतिग्रहण अवश्य ही लिखित में होना चाहिए, गलत है। प्रतिग्रहण मौखिक या लिखित कोई भी हो सकता है। संविदा अधिनियम की धारा 10 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी करार को एक संविदा में परिवर्तित करने हेतु अनिवार्य
नहीं होता। तो स्वतंत्र समिति होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। संविदा करने की क्षमता भी होनी चाहिए। विधिपूर्ण प्रतिफल एवं विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। करार की शर्तों की सुनिश्चितता, ये इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारा आंसर होगा 4। तथ्य का सक्रिय छिपाया जाना क्या होता है? तो तथ्य का सक्रिय अगर आप छिपा रहे हैं तो वो है कपट, फ्रॉड कर रहे हैं आप। निम्नलिखित में से किस मामले में मौन द्वारा कपट किया गया है? तो यहाँ पर कै ने खै को अपने कार बेचते समय ये नहीं बताया कि कार चोरी ही की है, तो यहाँ पर उसने कपट किया है। ठीक है। फिर है जहाँ की किसी करार के दोनों पक्षकार ऐसे तथ्य की बात के बारे में जो कि करार के लिए आवश्यक है, भूल के कारण हो, वहाँ ऐसा करार क्या होता है? वहाँ पर ऐसा करार भी शून्य होगा जब दोनों ही फैक्ट के बारे में दोनों ही क्या है, पक्षकार भूल में है, तो करार कैसा होगा? करार शून्य होगा। ठीक है। तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं। ये पार्ट 1 है मॉक टेस्ट 2 का। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।